Hello everyone. In this lecture we will discuss about the transient behavior of a circuit. Suppose that we have a circuit which has constant energy sources and the current and voltage in the circuit is constant. The current and voltage is not changing with time. Then we can say the circuit is in its steady state condition. अगर किसी सर्किट में कांस्टेंट एनर्जी सोर्सेज यूज हुआ है और करंट और वोल्टेज सर्किट के एलिमेंट्स में कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे कि ये सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम किसी सर्किट का कंप्लीट रिस्पांस क्या होता है अब ये देखते हैं। किसी सर्किट का जो कंप्लीट रिस्पांस होता है it is equal to the free response plus steady state response or forced response. फ्री रिस्पांस ये डिपेंड करता है सर्किट एलिमेंट्स पर, डिपेंड्स ऑन circuit elements, nature of the circuit elements, we can say nature of circuit elements. सर्किट में कैसे सोर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है। और फोर्स्ड रिस्पांस ये डिपेंड करता है एनर्जी सोर्सेस पे। फ्री रिस्पांस को हम नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं। और फोर्स्ड रिस्पांस को स्टडी स्टेट रिस्पांस भी कहते हैं। स्टडी स्टेट रिस्पांस। So total response of a circuit is the addition of natural response plus steady state response. And natural response depends on the nature of the circuit elements. And steady state response depends on the energy sources. अगर किसी सर्किट में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स यूज हुए हैं जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर, तो ऐसे सर्किट को अगर हम एनर्जी सोर्स को स्विच ऑन या ऑफ कराएं, इनपुट को एक्साइटेशन को हम चेंज करें, तो सर्किट में करंट या वोल्टेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा। देयर विल बी ट्रांजिशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो द रिस्पांस ऑफ द नेटवर्क ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ current or voltage from one state to another state is known as transient response of the circuit. करंट और वोल्टेज का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजिशन टाइम होता है चेंज होने में, उसे हम ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। और जो इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन इस वेरिएशन को शो करता है उसे हम ट्रांजिएंट रिस्पांस कहेंगे। द रिस्पांस ऑफ द नेटवर्क ड्यूरिंग द transition from one state to another state is known as transient response. तो अगर हम एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट यूज किए हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करंट और वोल्टेज को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम ड्यूरेशन के रिस्पांस को हम ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। अगर सर्किट में एनर्जी सोर्सेज यूज हुआ है तो हम KVL या KCL इक्वेशन अगर लिखें तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होंगे, ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होंगे। कुछ टर्म इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा,
कुछ टर्म डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा। और जब हम इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें फाइंड करना होगा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड हम इनिशियल कंडीशन से करते हैं। किसी भी सर्किट में स्विचिंग ऑपरेशन दो तरह से हो सकता है, या तो स्विच ऑन किया जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर या स्विच ऑफ किया जाएगा। इनिशियल कंडीशंस ऐसे सर्किट जिसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है उनको एनालाइज करने के लिए हम केवीएल या केसीएल अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे और उन कांस्टेंट को हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, आर यूज्ड टू फाइंड arbitrary constant are used to find arbitrary constant of the integral differential equation. Suppose that in a circuit the switch is closed or opened at t equals 0। किसी टाइम t equals 0 पे सर्किट के स्विच को या तो क्लोज किया जा रहा है या ओपन किया जा रहा है। तो इस स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले के टाइम को टाइम बिफोर द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, टाइम बिफोर द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, इसको हम कहते हैं t इक्वल्स 0 माइनस स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले के टाइम को, एंड टाइम आफ्टर जस्ट आफ्टर instant of switching, time just after instant of switching is known as t equals 0 plus। तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू t इक्वल 0 माइनस t या t इक्वल 0 प्लस पे जो वैल्यू है उसे हम इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज कहते हैं। The value of current and voltage at t equals 0 minus at t equals 0 plus are known as initial condition of the circuit। ये करंट और वोल्टेज यूज किए जाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। अब हम इनिशियल कंडीशन रेजिस्टेंस, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में किस तरह से यूज होंगे इसको डिस्कस करेंगे।
initial conditions for register, initial condition for register। किसी रजिस्टर में करंट और वोल्टेज का रिलेशन आप जानते ही हैं, इस तरह से है वी टी वोल्टेज इक्वल्स आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, और आई ऑफ टी इक्वल्स वी ऑफ टी अपॉन आर। ये करंट और वोल्टेज का रिलेशन है किसी रजिस्टर में। अगर किसी रेजिस्टेंस में हम बैटरी को स्विच ऑन और ऑफ करा करके बैटरी को कनेक्ट करें तो रजिस्टर में इंस्टेंट करंट और वोल्टेज की चेंजिंग होती है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट और वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज होता है। वोल्टेज एंड करंट in a register can change instantaneously if we perform a switching operation in the circuit having registers only, then current and voltage can change instantaneously. There is no delay. Initial condition for inductor. Initial conditions for inductor. आप जानते हैं अगर किसी इंडक्टर के अक्रॉस हम V वोल्टेज अप्लाई करें तो इंडक्टर में करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है V ऑफ t इक्वल्स L dit अपन dt। किसी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज V इक्वल्स L इंटू dit अपन dt। ये रिलेशन आप पहले से जानते हैं। R dit अपन dt 1 अपन L Vt। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा आई टी। ये कांस्टेंट है 1 अपन एल इंटीग्रेशन वी टी डी टी प्लस वी ऑफ जीरो। वी ऑफ जीरो एट स्विचिंग ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। सॉरी, ये आई ऑफ जीरो होगा, बी ऑफ जीरो नहीं होगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आई टी होगा 1 अपन एल इंटीग्रेशन वी टी डी टी एंड आई जीरो। आई जीरो द करंट थ्रू द इंडक्टर at the time of switching, at the time of switching operation। इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट चेंजिंग का अपोज करता है। तुरंत इंडक्टर के थ्रू करंट चेंज नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम।
the current through inductor cannot change instantaneously. तुरंत नहीं चेंज होगा। मतलब स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले जो करंट है, मान लीजिए करंट IL 0 माइनस है, t इक्वल्स 0 पे स्विचिंग ऑपरेशन हो रहा है। स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले करंट अगर IL 0 माइनस है, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी यही करंट होगा, IL 0 प्लस भी वही यही होगा जो IL 0 माइनस है। मान लीजिए अगर कोई इंडक्टर हमारे पास है, उसमें पहले से कोई करंट नहीं है, सर्किट ऐसा है कि इंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, IL 0 माइनस इज 0। फिर आपने स्विच क्लोज किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो उसके बाद भी जस्ट बाद IL 0 प्लस इक्वल्स IL 0 माइनस सेम है, तो ये होगा 0, क्योंकि IL 0 माइनस 0 था। हमने स्विच क्लोज किया तब भी करंट 0 है जस्ट बाद। इसका मतलब हुआ कि और किसी एलिमेंट में करंट 0 कब होता है, जब वो ओपन सर्किट होता है। मींस इंडक्टर को हम ओपन सर्किट कंसीडर कर सकते हैं एट t इक्वल्स 0 प्लस। Just after the switching operation, inductor acts as the open circuit. Means if IL 0 minus equals 0, then inductor acts as open सर्किट, क्योंकि स्विचिंग के बाद भी करंट 0 है, उसके बाद फिर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब भी हम सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें इंडक्टर लगा होगा, तो IL 0 माइनस इक्वल्स IL 0 प्लस यूज करेंगे। Then initial condition for capacitor. Initial conditions for capacitor. कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट का रिलेशन आप जानते हैं, IT इक्वल C इंटू dVT अपन dt। ये रिलेशन है किसी कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज का। और dVT अपन dt ये होगा 1/C इंटू आई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा VT इक्वल्स 1/C इंटीग्रेशन I ऑफ t प्लस 1 कांस्टेंट मिलेगा, और ये कांस्टेंट होगा इस केस में V0। V0 is the voltage at the moment across the capacitor at the moment of switching. स्विचिंग के टाइम कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज है वो V0। जिस तरह से इंडक्टर करंट चेंज का अपोज करता है, उसी तरह से कैपेसिटर वोल्टेज चेंज का अपोज करता है। कैपेसिटर में वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन,
it will take some time. So in voltage across the capacitor, cannot change voltage across the capacitor, cannot change instantaneously. इसका मतलब यह हुआ कि स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले जो वोल्टेज था, स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट बाद भी वही वोल्टेज होगा। मीन्स Vc0 माइनस इक्वल्स Vc0 प्लस। तो इस केस में क्या होगा, अगर Vc0 माइनस मान लीजिए 0 है, किसी ऐसे सर्किट में हम स्विचिंग करा रहे हैं जिसमें कैपेसिटर जो लगा है वो पहले से अनचार्ज है, उसमें कोई वोल्टेज नहीं है। तो इस केस में इफ Vc0 minus equals 0, then Vc0 plus ये भी 0 होगा। स्विचिंग के जस्ट बाद किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज 0 कब होता है, जब उसको शॉर्ट कर दिया जाए। इट मीन्स कैपेसिटर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट एट t equals 0 plus। कैपेसिटर acts as a short circuit at t equals 0 plus। तो ये इनिशियल कंडीशंस हैं डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स में, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में। अब अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर, इंडक्टर सब लगे हैं और हमें सर्किट का रिस्पांस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? प्रोसीजर टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स, प्रोसीजर टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स। किसी भी सर्किट में हमें चाहे ट्रांजिएंट रिस्पांस निकालना हो, चाहे स्टेडी स्टेट रिस्पांस निकालना हो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं, और इसके लिए हमें सर्किट को ड्रा करना होगा t इक्वल 0 माइनस के लिए। फर्स्ट स्टेप है ड्रा द सर्किट फॉर t इक्वल 0 माइनस। मीन्स स्विचिंग ऑपरेशन के पहले, जस्ट पहले सर्किट कैसा रहा होगा। t इक्वल 0 पे स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, इसका मतलब है कि उसके जस्ट पहले सर्किट के सारे एलिमेंट अपने अपने फाइनल स्टेट में होंगे। अगर इंडक्टर फाइनल स्टेट में है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, कैपेसिटर फाइनल स्टेट में है तो उसके हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो हम सबसे पहले सर्किट को ड्रा करेंगे बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन बाय रिप्लेसिंग कैपेसिटर विथ शॉर्ट सर्किट एंड बाय रिप्लेसिंग इंडक्टर विथ शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर ओपन सर्किट। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और कैपेसिटर ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हम स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले का सर्किट बना लेंगे। फिर फाइंड IL 0 माइनस, इंडक्टर लगा है तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है,
एंड VC0 माइनस कैपेसिटर लगा है तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, दोनों लगा है तो दोनों में फाइंड करना है। फिर हम सर्किट को ड्रा करेंगे, ड्रा द सर्किट फॉर t ग्रेटर आर इक्वल 0। अब हम स्विचिंग ऑपरेशन के बाद का सर्किट ड्रा करेंगे। अगर स्विच ओपन है, t इक्वल 0 पे क्लोज किया जा रहा है तो क्लोज करने पे सर्किट कैसा होगा, पहले से क्लोज है, t इक्वल 0 पे ओपन किया जा रहा है तो ओपन करने पे सर्किट कैसा होगा, ऐसे ड्रा करेंगे। इसमें हम सर्किट एलिमेंट्स ओरिजिनल सर्किट एलिमेंट लगाएंगे, मतलब जो हमने इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया था t इक्वल 0 माइनस वाले सर्किट में और कैपेसिटर को ओपन कर दिया था, इसमें ओपन और शॉर्ट नहीं करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर को एज इट इज लगा देंगे, केवल स्विच को ओपन या क्लोज करेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, जैसा प्रॉब्लम होगा। इंडक्टर या कैपेसिटर या सर्किट एलिमेंट एज इट इज लगे रहेंगे, केवल स्विच की पोजीशन को हमें चेंज करना है। इसके बाद राइट इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग KCL और KVL एज पर रिक्वायरमेंट। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन इस इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट मिलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उन कांस्टेंट को हम IL0 माइनस इक्वल्स IL0 प्लस और VC0 माइनस इक्वल्स VC0 प्लस यूज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंडक्टर में करंट जस्ट चेंज नहीं होगा तुरंत, वोल्ट और कैपेसिटर में वोल्टेज चेंज नहीं होगा तुरंत, वही रहेगा जो पहले था। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे t इक्वल 0 पे तो t इक्वल 0 प्लस पे भी वही करंट और वोल्टेज रहेगा इंडक्टर या कैपेसिटर में। उनको यूज करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम जो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे वो या तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस फॉर्म में होंगे या फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजेनियस फॉर्म में होंगे या सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस फॉर्म में होंगे। तो इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे होगा, इसको जरा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में है। फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन इस तरह से होगा, di/dt प्लस pi इक्वल्स 0। अगर हमारा नेटवर्क का इक्वेशन इस तरह से है, इस फॉर्म में है, तो इसका सोल्यूशन होगा i इक्वल्स ke⁻pt। p कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, k की वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन यूज करके फाइंड करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजेनियस फॉर्म में है, फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में है, जो इस तरह से होता है di/dt प्लस pi इक्वल्स q। तो इसका सोल्यूशन होता है i इक्वल्स q/p
प्लस के ई द पावर माइनस पी टी। अगर मान लीजिए हमारा इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ए नॉट डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए वन डी आई अपॉन डी टी प्लस ए टू आई, सपोज दैट इस फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इक्वल्स जीरो। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा आई इक्वल्स के वन ई द पावर एम वन टी प्लस के टू ई द पावर एम टू टी। ये K1 और K2 कांस्टेंट है जिसको हम इनिशियल कंडीशन यूज करके फाइंड करेंगे। इफ m1 इक्वल्स m2, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स ये m के वैल्यू इक्वल हुए, m1 और m2 इक्वल हैं, तो ऐसे केस में सोल्यूशन होता है K1 प्लस K2t ई द पावर mt। तब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक सर्किट मैंने दिखाया है, इसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज एट t इक्वल्स 0 पे अप्लाई किया जा रहा है। ए RL सर्किट with R equals 4 ohm and L equals 20 Henry has constant voltage V equals 80 volt applied at t equals 0। मीन्स t equals 0 पे इस स्विच को क्लोज कर दिया जा रहा है, जिससे ये वोल्टेज इस सर्किट में अप्लाई हो। हमें फाइंड करना है करंट I, सर्किट में करंट I फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, इस 40 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और 20 हेनरी करंट, 20 हेनरी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि वी हैव टू फाइंड द इनिशियल कंडीशन, एंड टू फाइंड द इनिशियल कंडीशन वी हैव टू ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल 0 माइनस, मीन्स स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट पहले हमें सर्किट बनाना होगा। So we will draw circuit at t equals 0 minus.
स्विचिंग ऑपरेशन के पहले सारे एलिमेंट अपने अपने फाइनल स्टेट में होंगे। फाइनल स्टेट में मीन्स इंडक्टर अगर लगा है तो वो शॉर्ट सर्किट होगा, और अगर कैपेसिटर लगा है तो ओपन सर्किट एक्ट करेगा। t इक्वल 0 पे सर्किट इस तरह से होगा। 0 पे पहली चीज तो सर्किट ओपन रहेगा, t इक्वल 0 पे ये क्लोज किया जा रहा है तो ये ओपन होगा। जस्ट पहले रजिस्टर एज इट इज रहेगा, इंडक्टर अपने फाइनल स्टेट में होगा। इंडक्टर फाइनल स्टेट में शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, और ये वोल्टेज सोर्स, ये सर्किट है t इक्वल 0 पर। इस सर्किट में हमें करंट फाइंड करना है I0 ये इंडक्टर हमने शॉर्ट कर दिया है, इंडक्टर में करंट IL0 तो आप देख रहे हैं कि जो सर्किट में करंट होगा वही इंडक्टर में भी होगा, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है सर्किट के। और t इक्वल 0 पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्विच ओपन है। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा, I0 0 होगा, और यही करंट इंडक्टर के थ्रू भी होगा। सो IL0 इक्वल्स 0। इनिशियल कंडीशन हमें ये मिला। और IL0 इक्वल्स IL0 प्लस होता है, मतलब अगर हम स्विच को ऑन भी कर दें तो भी जस्ट ऑन करने के बाद जो करंट होगा IL0 प्लस वो 0 ही रहेगा। स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत इसमें करंट चेंज नहीं होगा, पहले 0 ही रहेगा जो पहले था, और फिर चेंज होगा। उस रिस्पांस को हम फाइंड करेंगे। हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है, सर्किट को अब हम ड्रा करेंगे एट t ग्रेटर आर इक्वल 0। सर्किट एट t ग्रेटर आर इक्वल 0, जो हमने शॉर्ट कर दिया था इंडक्टर को उसको वापस लगा देना है। सर्किट के सर्किट एलिमेंट ओरिजिनल हमको लगाने होंगे जब भी हम सर्किट ड्रा करेंगे t ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए, और स्विच को अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करना होगा। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग t इक्वल 0 पे स्विच क्लोज किया जा रहा है, तो हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। और अब हम इसमें KVL यूज करेंगे। KVL इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा I इंटू आर। सर्किट में KVL यूज करेंगे। R है 40, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है L इंटू DI/dt। L की वैल्यू है 20 हेनरी, तो 20 इंटू DI/dt। KVL आप जानते हैं, algebraic sum of all the voltage in a mesh is 0। और वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं, वोल्टेज राइज को नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इस तरह से होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा इस तरह से पोलरिटी होगी। इसलिए हमने यहाँ इस वोल्टेज को, जो कि I को 40 ओम से मल्टीप्लाई करने पे मिला है, उसको हमने पॉजिटिव लिया है। इसी तरह से 20 इंटू DI/dt, इससे जो वोल्टेज यहाँ डेवलप हुआ है उसको हमने पॉजिटिव लिया है। लेकिन इसमें देखिए माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, वोल्टेज राइज का केस है, इसलिए हमें निगेटिव लेना होगा। -80 इक्वल्स 0। सो यूजिंग KCL हमने ये इक्वेशन लिखा, यूजिंग KVL हमने ये इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंपल करेंगे, 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये DI/dt प्लस 2I इक्वल्स 4 हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर दिया और
-4 को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का सॉरी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, जो इस तरह से है di/dt प्लस pi इक्वल्स q। ये फर्स्ट ऑर्डर का नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। और मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर के नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है I इक्वल्स q अपॉन p प्लस k ई द पावर माइनस pt। तो इसी से कंपेयर करा करके हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहां देखिए I होगा q अपॉन p 4/2 प्लस k कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ई द पावर माइनस pt। p यहां पे है, p की वैल्यू 2 होगी, -2t। ये तो करंट का रिस्पांस है इस सर्किट में। 2 प्लस k ई द पावर -2t, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं I। इसके लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। k की वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से फाइंड करते हैं। यहां हम t के जगह पे 0 प्लस लिखेंगे। एट t इक्वल्स 0 प्लस। तो जब t 0 प्लस लिखेंगे तो I 0 प्लस हो जाएगा 2 प्लस k ई द पावर, यहाँ 0 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। 0 माइनस 0 प्लस 0 के जगह पे हम ये 0 लिख रहे हैं यहाँ। और हमने IL 0 प्लस इक्वल्स I 0 प्लस कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू 0 आई थी शुरुआत में ही, इनिशियल कंडीशन जब हम फाइंड कर रहे थे। तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, 2 प्लस k ई द पावर 0, 0 प्लस ही लिख देते हैं, ई द पावर 0 प्लस 0 1 होगा, ई द पावर 0 प्लस इक्वल्स 1। तो इससे हमें k की वैल्यू मिलेगी -2। अब इस k की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें करंट मिलेगा I इक्वल्स 2 माइनस 2 ई द पावर -2t। इस तरह से आफ्टर द स्विचिंग करंट का रिस्पांस हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। I इक्वल्स 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ई द पावर -2t। करंट का वेरिएशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम फाइनल स्टेज में करंट कैलकुलेट करना चाहें तो हमें t की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी होगी। t की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ई द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनल करंट I इक्वल्स 2 आएगा। और आप एलिमेंट्स के फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइनल कंडीशन में इंडक्टर मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। अगर हम इसको शॉर्ट कर दें और करंट फाइंड करें तो I होगा 80/40 2 एम्पियर। तो ये रिस्पांस t ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए वैलिड है। इसी से हम फाइनल रिस्पांस भी फाइंड कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसको हम VR लिखते हैं।
तो ये वी आर होगा आई इंटू आर, आई इंटू आर। आई की वैल्यू यहां से 2, 1 माइनस ई द पावर माइनस 2t, और आर की वैल्यू 40। तो इस तरह से वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर होगा 80 1 माइनस ई द पावर माइनस 2t। ये वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। इस वोल्टेज की फाइनल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप t इन्फिनिटी रखोगे, ई द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा, तो वोल्टेज 80 वोल्ट होगा। इसको ऐसे समझिए, फाइनल स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा, इसको शॉर्ट से रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा 80 वोल्ट इस रजिस्टर के अक्रॉस एग्जिस्ट करने लगेगा। अब हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालते हैं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आप जानते हैं VL होता है L इंटू डी आई अपन डी टी। एल की वैल्यू 20 हेनरी है, 20, और डी अपान डी टी आई हम यहां से लिखेंगे 2 1 माइनस ई द पावर माइनस 2t। तो ये 20 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 माइनस ई द पावर माइनस 2t का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2 ई द पावर माइनस 2t। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 80 ई द पावर माइनस 2t। VL, VL हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। अब अगर आपको फाइनल स्टेट में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, फाइनल स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट होगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा इसके क्रॉस। सेम इससे भी प्रूव हो रहा है। अगर t हम इन्फिनिटी रखेंगे फाइनल स्टेट के लिए तो ई द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 80 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 आएगा। इस तरह से हमने करंट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए इक्वेशन फाइंड किया जो t इज ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए वैलिड है। थैंक यू।